कहते हैं ना कि ये एक तरीके का नशा है शेयर मार्केट, आपको कैसे लगा? ये नशा अगर आप लेकर के चलोगे तो ये आपको एक पैसा नहीं देने वाला। नशे ने क्या किया, हमेशा लोगों को बर्बाद किया। नेचर का लॉ है, जब आपने बीज बोया है उसके 4 महीने बाद गेहूं निकला है। मैंने ये हमेशा से देखा कि भाई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वाली जगह है, यहाँ पे लंबे टाइम में ही पैसा बनता है। आप लोग नहाते नहीं है, नहाइए। जैसे हमारे पूर्वजों ने ये डिसीजंस बनाए होंगे कि भाई सुबह सुबह नहा लेना चाहिए। कोई भी चीज आप अच्छे से करने की कोशिश करोगे तो उसमें फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, उस चीज में आपकी मदद पड़ेगी। एक्चुअल में मार्केट में जो बिगिनर है वो बिगिनर नहीं है, ऐसा उसको लगता है वो बिगिनर है। तो जो इंडेक्स है वो एक तरीके की गठरी है, तो किसी तरीके से आपको इंडेक्स वाले टाइप के फंड में एंट्री मिलती है या आप उसमें लगाते हो। अगर लमसम कभी लगा रहे हो तो इंडेक्स वाले फंड में लगाओ। मार्केट में वो कोई भी पर्सन ना है जो बेटिंग में इन्वॉल्व है। कैसे आप सभी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस को लेकर, यानी शेयर मार्केट को लेकर। कैसे शेयर मार्केट से आप करोड़पति बन सकते हैं, क्या म्यूचुअल फंड सही है, कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, क्या सही समय है इन्वेस्ट करने का, आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं। क्योंकि रुचिर गुप्ता जी आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं इस पॉडकास्ट के, जो शेयर मार्केट के ट्रेनर हैं, जो बताते हैं कि कैसे शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना सकते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। धन्यवाद आमिर, धन्यवाद अंशिका एंड साधना टीवी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। होपफुली मैं बहुत वैल्यू दे पाऊंगा इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। जैसे कि मैंने कहा शेयर मार्केट के बारे में हमें बात करनी है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा ऑडियंस को आप बताएं कि आप कैसे शेयर मार्केट में आए, कैसे चस्का लगा। कहते हैं ना कि ये एक तरीके का नशा है शेयर मार्केट, आपको कैसे लगा? मैं सच बात बताऊं, ये नशा अगर आप लेकर के चलोगे तो ये आपको एक पैसा नहीं देने वाला। नशे ने क्या किया, हमेशा लोगों को बर्बाद किया है। तो हम नशे की तरीके से ना करें, हमें एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में काम करना है। जैसे अब नशे की बात कही तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे सेम शराब किसी को बर्बाद कर सकती है, और मैंने देखा है रम से बहुत सारे लोग हार्ट को भी क्योर करते हैं, खांसी और ज़ुकाम भी सही होता है। तो हमको उसको दवा की तरीके यूज़ करें तो हम उसको बहुत कुछ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे ही मार्केट से हम क्या बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आज की तारीख में। लोगों का नुकसान क्यों हो रहा है, एक्चुअल में वही चस्के वाली जो बात है, नशे वाली जो बात है, उसी की वजह से हो रहा है। जितने लोग इंट्राडे में जा रहे हैं, मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे बड़ा मैसेज उनको यही है कि आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है। वही पैसा जो आप इंट्राडे में बर्बाद कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ जल्दी से निकाल लूँ, निकलने वाला नहीं है। नेचर का लॉ है, जब आपने बीज बोया है उसके 4 महीने बाद गेहूं निकला है। तो हमें इस बात के बारे में सोचना है कि एकदम से कुछ नहीं होने वाला है, आराम से ही होगा जो होगा। मार्केट टाइम लेगी। मार्केट एक पैसिव इनकम का जरिया है, एक्टिव इनकम का जरिया नहीं है। हो सकता है 1000 में से एक आदमी इंट्राडे करके कमा रहा हो, लेकिन उसकी वजह से आप अपना पैसा मत बर्बाद करो। तो सर, जर्नी जो आपने शुरू करी है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें मैं बताता हूँ। देखिए, अब मेरी तो मैं एमबीए का टाइम चल रहा था, एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा था, टाइम इंस्टीट्यूट और एंट्रेंस के जो एग्जाम्स तैयारी कराते हैं तो वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, ग्रुप डिस्कशन और ये सब। तो अब उसमें मटेरियल होना चाहिए बोलने के लिए। अभी वहाँ पे लग रहा है कि मतलब जो वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो न्यूज़पेपर से मिल सकते हैं बहुत सारे। तो एक उसमें एक स्टडी होती थी कि भाई तैयारी करो, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होना है किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो आप जो है जितनी अच्छी प्रिपरेशन फैक्ट्स एंड फिगर बोल दो। तो वहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों की डिस्कस हुई कि भाई वहाँ पे जो कंपनीज होती है उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है, उससे वो नंबर्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह मंगाई, तब डीमैट नहीं खोला था। ये मैं बात कर रहा हूँ लमसम 2004 की, 2004 की। तो 2004 ईयर में ये सब जब बातें हो रही थी और एमबीए में जाकर के एडमिशन लेना है, ग्रुप डिस्कशन बड़ा उस टाइम पे जो एक क्रेज़ होता है कि मेरा अच्छे एमबीए के कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए जो कर सकता था वो कर रहा था। और वहाँ पे बहुत भगवान की दया रही कि मैं जाना चाहता था बाहर कानपुर से, बट क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, भाई बहन छोटे थे, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, फिर भी नहीं लिया और फिर वहीं पे रहा। और फिर वहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। लेकिन उस दौरान में फिर क्या हुआ कि मैं जो एनुअल रिपोर्ट वगैरह इकट्ठा कर रहा हूँ, या स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं कीड़ा जाग चुका है, क्रेज़ जाग चुका है। अच्छा, मेरे डैड के पास भी डायमंड शेयर करके कोई कंपनी हुआ करती थी, मैसूर सीमेंट, उसके स्टॉक्स थे, उसका डिविडेंड वगैरह आता रहता था। तो पता था घर में कि ऐसा कुछ होता है। फिर अल्टीमेटली जब मैं एमबीए करने के लिए बाहर नहीं जा पाया, कानपुर यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन जो मेरा चालू हुआ वो अगस्त में लमसम मेरा सेशन चालू हुआ 2006 में। उससे पहले 2006 में ही अप्रैल में मेरा डीमैट खुल गया। अब मैं उस टाइम पे जो स्टडी वगैरह हुई उसके बेसिस पे मैं इधर उधर सर्च करने लग गया बेतहाशा कि कैसे मैं मार्केट में एंटर कर जाऊं। अच्छा, डीमैट खुलता है तो कैसे खुलता है, कहीं पे देख लिया कोई एक ब्रोकिंग का बोर्ड और खोल दिया जाके अकाउंट। और फिर वहाँ पे यही सोचा था कि इन्वेस्ट करके मेरा, देखिए सबसे बड़ा क्रेज़ था एनुअल रिपोर्ट्स। उनकी सुगंध भी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी नई नई आती हैं, तो वो पाना ताकि मैं उनको स्टडी करके, यही तरीका पता था मार्केट में स्टडी करने का।
डीमैट खोला इसीलिए खोला, इन ट्यूशन वगैरह में पढ़ाता था उस टाइम पे, एज कम थी तो 3-4 हज़ार जो ट्यूशन वगैरह के थे वही इकट्ठा करके 40,000 रुपये हुए, वही जा करके मार्केट में लगाए। और ब्रोकर भैया थोड़े से शैतान थे, उन्होंने कहा बेटा तुम 40,000 का ये तुम्हारा डबल कब होगा, 3-4 साल लग जाएंगे। अब ठीक है, मैं तो सोच के गया कि चलो बस लगा के छोड़ देना है। उन्होंने कहा कि हर दिन तुमको 500 रुपये कमवाता हूँ। अच्छा, उधर मैं MBA भी मैंने गया नहीं बाहर, इधर कानपुर यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम बाकी था, तो मेरे पास कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई इंट्राडे करके ही कमाएंगे। इंट्राडे में एक दिन उन्होंने थोड़ा सा करवाया, उसके बाद चस्का लगवा दिया, फिर उन्होंने मदद भी नहीं करी, कुछ इंट्राडे भी नहीं करवाया। मगर वहाँ से आदत पड़ गई, अब रोज जाने की वहाँ पे आदत पड़ गई ऑफिस में, और ज़बरदस्ती खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस ले रहे हैं 1 रुपये का, प्रॉफिट ले रहे हैं 10 पैसे का, तो आप खुद समझ लो जब प्रोबेबिलिटी जीतने की वैसे ही कम है और आप लॉस जो है बड़ा ले रहे हो और प्रॉफिट छोटा ले रहे हो तो जीत सकते नहीं। तो वाकई कहीं ना कहीं चस्का जो आपने वर्ड लिया ना वो लगाया गया। आए किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मेरे को किसी ने बोला नहीं कि इंट्राडे करना या कुछ करना, मैंने ये हमेशा से देखा कि भाई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वाली जगह है, यहाँ पे लंबे टाइम में ही पैसा बनता है। आए उसी माइंडसेट से, लेकिन बना ऐसे दिए गए। तो बार बार सबसे अनुरोध है कि भाई पैसा मार्केट में तभी बनेगा जब आप सीरियसली थोड़ा टाइम तो उसको दो ग्रो करने के लिए। जैसे एक फसल को देते हो, फसल एकदम से नहीं कटती, चाहे जितनी हाइब्रिड फसल आप ले आओ, अंकुर एक दिन में निकल आएगा, मानता हूं मैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये मेरी एक स्टार्ट रही मार्केट में। और उसके बाद में आपको बताऊं, फिर MBA किया। MBA के टाइम पे बहुत सारे क्लास में डिस्कशन वगैरह होते, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई। उसके बाद में फिर मेरे को याद है मेरी जॉब लग गई। अच्छा। अब गुड़गांव में लग गई, तब तक मेरे भाई बहन भी और बड़े हो गए। ये 2008 की बात बता रहा हूँ। वहाँ से फिर मैं निकला, घर से बाहर निकला, और वहाँ पे जॉब के साथ में मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता था, ट्रेड करता था। फिर एक टाइम ऐसा है कि मतलब एक्चुअल में मेरा हमेशा से रुझान क्या रहा है, स्टॉक मार्केट। और MBA के टाइम पे भी मैंने यही कोशिश की मेरी इंटर्नशिप MBA उसमें स्टॉक मार्केट वाली जगह पे हो जाए, टेक्निकल एनालिसिस कुछ सीखने को मिल जाए। वो सीखने को नहीं मिला। मतलब एक प्यासा इंसान है, पानी नहीं मिल रहा है, उसे कुछ और पीने को दिया जा रहा है, शरबत दिया जा रहा है, सब कुछ, लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा। तो अब वो प्यास अंदर से थी। और मार्केट में जितना भी ये 3-6 साल मैंने जॉब करी, उन 6 सालों में मैंने बार बार इक्विटी की तरफ जाने की कोशिश करी, इक्विटी रिसर्च में, बट बार बार ये एक अंदर से फॉल बैक का डर आता था कि भाई अगर तुम जाओगे इक्विटी रिसर्च में तो तुम आज 50,000 की सैलरी कमा रहे हो, वो तुम्हारी सैलरी शायद तुमको वो नहीं मिलेगी। तो वो एक हमेशा से डर, प्लस जाना पड़ेगा तो मुंबई जाना पड़ेगा, ये भी एक मतलब फॉल्स नोशन मेरे को दे दिया गया। अब मैं जा नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली सच बात बताऊं, मैंने अपने आप को जॉब से भी टर्मिनेट करवाया। अच्छा। कि मेरे को मेडिटेशन की मैंने शायद बात नहीं बताई अभी। मेडिटेशन वगैरह करने के बाद में कॉन्फिडेंस अपना हाईएस्ट लेवल पे हो गया। मेरे को लगा मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, मेरे लिए शायद जॉब नहीं है। मैंने जॉब पे क्विट किया, और मैंने ऐसा क्विट करवाया कि मैं वापस जॉब इंडस्ट्री में ना जा पाऊँ। मतलब अपने को टर्मिनेट करवा लो तो आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि भाई उसमें ब्लैक लिस्टिंग या कुछ होती होगी। मगर कंपनी इतनी अच्छी थी, उसने फिर से एक मेल किया कि जब तुम्हें लगे कहीं जॉब करनी है तो तुम हमें बता देना, हम तुमको रिजिग्नेशन वाला वो करवा देंगे। मगर मैं जानता, और मैंने घर में ये बात बताई नहीं। मैंने ये बताया टर्मिनेट किया गया हूँ, मैंने ये नहीं बताया कि वो ये ऑप्शन दे रहे हैं। अब क्योंकि मम्मी क्या कह रही है, वो कह रही है कि मेरा बेटा पागल हो गया, 50,000 की जॉब छोड़ करके घर पे बैठा हुआ है। तो अब घर पे क्या बैठा, मैंने सबसे बेस्ट काम क्या किया, मैं वही गुड़गांव के PG में रहा 1.5 साल तक लमसम। वहीं पर ही मैं स्टॉक मार्केट की किताबों को पढ़ता रहा। सुबह 5 बजे उठता था, जब तक बाकी के PG के लड़के आते, पूरा PG मेरे को फ्री मिलता था। मतलब एक तरीके से पूरा PG मेरा फ्री का, खुद का मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ मेरी मर्जी। जब तक उनके आने का टाइम हो रहा है तब तक मेरे सोने का टाइम हो रहा है। सुबह पूजा पाठ करने के बाद में किताबें ये स्टॉक मार्केट की इतनी पढ़ी, मतलब मज़ा आ गई। मैंने शायद ज़िंदगी में इतना अच्छे से स्टडी कुछ नहीं किया, और वो फेज़ ने मेरे को कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। फिर एक टाइम जब वही जॉब पे मेरे को लगा कि यार मैं चाहता हूँ इक्विटी रिसर्च करना, अगर मिल जाता तो शायद मैं जॉब भी नहीं छोड़ता। फिर अल्टीमेटली नहीं मिला, तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं किताबें अपने हिसाब से पढ़ के अपना करियर बनाऊंगा, जो करना होगा। फिर भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ कि घर जाना वापस हो गया। घर जाने पर फिर मैंने मतलब फिर एक ये शादी वादी की बातें चल रही थी, तो अब उसमें शादी में जहाँ पे रिश्ते लग रहे हैं तो वहाँ पे स्टॉक ट्रेडर। तो अब मैं बार बार फिर से ऑडियंस को बोलूंगा, अगर आप केवल ट्रेडिंग कर रहे हो, अब किसी को ये नहीं पता कि मैं रिसर्च के लिए मैंने छोड़ा जॉब को। लोग ट्रेडर ही समझ रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर समझ रहे हैं। अब इंट्राडे ट्रेडर को सट्टेबाज, और जो आपने कहा कि एक चस्का वाला सिचुएशन, कोई बेटी अपनी बेटी इसके हाथ में नहीं देने चाहेगा। तो वो एक सिचुएशन मेरे को दिख रही थी। तो वहाँ पे मैंने एक समझदारी वाला काम कर दिया। मैंने, क्योंकि पढ़ा इतना कुछ था, मैंने तुरंत एजुकेशन में आ गया कि भाई अब क्या हो गया। अब मैंने मम्मी को भी समझा दिया कि भाई अब जब बात करना ना, आप कहना लड़का पढ़ाता है।
लड़का ट्रेड नहीं करता, ये मत बताना। मैं आज की तारीख में मतलब कुछ को जानता हूँ, 4-5 ऐसे ट्रेडर हैं जिनकी आज तक शादी नहीं हुई, अब तो उनकी शादी की एज भी निकल गई। तो वो उनका एग्जाम्पल मेरे सामने पहले से था, मैं डरा भी हुआ था उस चीज़ से, और मैंने टाइमली डिसीजन लेके, और आज मगर अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो मैं सच में मेरे को लगता है मैं बहुत बड़ा चेंज ला रहा हूं। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूं इंट्राडे ना करो, शायद कोई ऑलरेडी डायरेक्टली बताए ना, मना ना करे, मगर मैं मना कर रहा हूं कि भाई इस तरफ मत आओ। और अगर आ रहे हो और ट्रेडिंग सोच रहे हो तो भाई अपनी जॉब को मत छोड़ो। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब छोड़ करके ट्रेडिंग करने लग जाऊं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब ऐसा मेरे को भी शायद फील आता था कि जब केवल मैं रिसर्च के बारे में जब नहीं सोचता था, मेरे को लगता था शायद मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ट्रेडिंग में, मैं इसको छोड़ देता हूँ जॉब को तो मैं शायद पूरा टाइम दे पाऊंगा। ये बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा सोच रहे हैं। गलती ये होगी आपकी, अगर आप बिजनेस और सर्विस कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू रखो, आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा स्टॉक मार्केट, और बहुत अच्छे से बनाएगा। जहां आप एक्टिव करने की कोशिश करोगे वहीं पे गड़बड़ है। अच्छा रुचिर, अभी आपने मेडिटेशन की बात की थी, तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट को समझने के लिए या उसमें ग्रो करने के लिए, किस स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है? स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहिए इंसान को उसके लिए? क्यों नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये क्वेश्चन है। क्योंकि उसका रीज़न है, आप देखिए आज तो हम जैसे इन्वायरमेंट में हैं, आज से 30-40 साल पहले या 50 साल पहले उतना नॉइज़ नहीं था। आज बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। पहले रेडियो आया, फिर टीवी आया, आज मोबाइल में इतना, मैं किसी से कल डिस्कस कर रहा था, 5-6 घंटा तो मोबाइल पे हम ऐसे ही दे रहे हैं हर दिन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि हमारा अटेंशन कितना खराब हो चुका है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरा मोबाइल कहीं खोता ही नहीं है। क्यों नहीं खोता है? थोड़ा सा मैं कहीं जाता हूं और मेरा मोबाइल कहीं छूटा होता है, क्योंकि आदत है मोबाइल की, तो वो तुरंत दिखता है अरे पॉकेट में नहीं है, और क्योंकि बार बार उसको चेक करना है तो वो खोता ही नहीं है। तो मैं ये बात आप सबसे कहता हूँ कि ये जो हमारी आदत बन गई है, ये बहुत ख़राब आदत है, और ये मेडिटेशन से कहीं ना कहीं छूट सकती है। मेडिटेशन क्या कर रहा है? आपको अपने अंदर ले जा रहा है। अपने अंदर जब जब आप जाओगे, जब जब आप आत्ममंथन करोगे, कि देखिए एक ट्रेडर को उसकी गलतियाँ अगर कोई और बताएगा शायद वो माने ना, शायद उसे बुरा लग जाए, मगर मेडिटेट करेगा तो उसे अंतर आत्मा उसकी बताएगी। तो पहला तो ये एक एडवांटेज मिल सकता है। प्लस देखिए कोई भी चीज़ आप अच्छे से करने की कोशिश करोगे तो उसमें फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, उस चीज़ में आपकी मदद पड़ेगी, वो आपको हेल्प करेगा। मान लो आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो अच्छे से कैसे सीखोगे? एक बच्चे को क्यों कहा जाता है कि भाई तुम अच्छे से पढ़ाई करो? बच्चे को मेडिटेशन नहीं कराया जाता। अगर उसको मेडिटेशन शायद करा दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाए। तो मैं ट्रेडर्स को भी कहूँगा कि आप कुछ सीख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपका फोकस ही नहीं है तो कहाँ से आप कर पाओगे? और आप इंट्राडे में हो और ज़्यादा वो जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है तो आप तो बिल्कुल नहीं फोकस कर पाओगे। तो फोकस करना, धीरे धीरे काम करना, समझ के काम करना, पेशेंस के साथ काम करना, ये सब आपको मेडिटेशन ही सिखा सकता है। अच्छा, आप लोगों को ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं, आप लोग नहाते नहीं हैं, नहाइए, ये भी आप बोलते हैं जी। नहीं, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए मैंने ये नहीं बोला कि आप लोग नहाते नहीं, मैंने कहा कि अगर मतलब मेरी लाइफ का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड तक मेरे को जितना याद है शायद मैं हर दिन नहीं नहाता था। अब एक पंडित जी के पास मम्मी लेकर के गई, उन्होंने मेरे को एक तो पहले हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला, दूसरा सूर्योदय के साथ एक मंत्र भी दिया और उस मंत्र को बोलना है सूर्योदय के साथ में चढ़ाते हुए जल। तो वो जो प्रैक्टिस थी वो बिना नहाए हो नहीं सकती। अब ज़बरदस्ती मेरे को नहाना पड़ गया। नहाना जब चालू किया तो मैंने देखा यार मेरे अंदर इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया कि मेरा माइंड ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, सुबह से ही चलना चालू हो गया। जहाँ आप एग्जाम्पल समझिए, कभी कभी नहाया तो शाम को नहाया या दोपहर में नहाया, उससे उतना मज़ा नहीं। जो सुबह सुबह नहाया तो मेरे को खुद पता चल गया, क्योंकि जो पर्सन नहीं नहा रहा है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी और को तो बोल ही नहीं रहा हूं। और ट्रेडर के साथ में प्रॉब्लम क्या है, 9:15 बजता है, बहुत ज़्यादा मतलब सुबह का ही टाइम मैं मानूंगा, क्योंकि वहां पे अब वो अगर थोड़ा सा लेट उठा तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, ऑफिस भी जाना है। तो पता चला कई बार वो बिना नहाए ही ट्रेड करने लग गया। अब आपका माइंड जो कूल हो सकता था, शावर पानी हमको पता है उसका तत्व ठंडा है, तो वो शीत जो ठंडक हमारे दिमाग को देती वो तो पड़ी नहीं सर पे, और वो दिमाग परेशान है, गर्म है। आप देखो जितना लेट करते जाओगे नहाने में, कोई भी इंसान होगा उसके माइंड में कुछ गर्म गर्म सा फील आता है। मैंने खुद अभी बीच में भी एक बार, मेरे को याद है मैं 12 बजे नहाया किसी दिन, तो उस दिन मैंने फील किया मेरा दिन पूरा खराब गया और माइंड में मैं क्लियर फील कर पा रहा हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो अगर चीज़ एक ट्रेडर, एक अगर मेरे साथ हो सकती है तो किसी भी पर्सन के साथ है। और सही डिसीजन लेने के लिए अगर वो हेल्प करती है, किसी वजह से हमारे पूर्वजों ने ये डिसीजंस बनाए होंगे कि भाई सुबह सुबह नहा लेना चाहिए, तो अगर हमारे पास है अवेलेबिलिटी वाटर की, जो कि होगी, तो बिल्कुल नहा लेना चाहिए, और ठंडे पानी से, ताकि ठंडा दिमाग रहे और उससे ठंडे अच्छे डिसीजन ले। सर, स्टॉक मार्केट की अगर बात करते हैं और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों में एक तो डिफरेंस क्या है? कौन ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे सकता है, म्यूचुअल फंड दे सकता है या स्टॉक दे सकता है?
देखिए, इसको मैं बहुत अलग अलग तरीकों से तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, अब वो बच्चा नहीं जानता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, तो उसे तो पापा की उंगली पकड़ के या पापा को उसकी उंगली पकड़ करके चलाना पड़ेगा, माता पिता को उसकी उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है कि भाई बिल्कुल बिगिनर पर्सन है और बड़ा कॉर्पस है, मान लो डर गया, कहीं कुछ परेशानी हो गई, गलत जगह कहीं लग गया या किसी ने फुसला के पैसा ले लिया, तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में लगाओ। और वहाँ से एसआईपी के फॉर्म में लगाना चाहते हो तो वो एक अलग रास्ता है, लेकिन अगर लमसम है तो मार्केट में डायरेक्ट लेकर के मत जाओ। बिल्कुल अगर बिगिनर हो तो, और लग रहा है कि भैया अभी आप नहीं सीखे हो, आप बिल्कुल आराम से म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पैसे का सेफ होना बहुत ज़रूरी है। पैसा बचा, बाद में आप सीख जाना तो ले लेना, म्यूचुअल फंड से निकाल लेना। तो ये इसलिए कि भाई आज आपके घर में आप हाथी खरीद करके ला रहे हो, हाथी को का यूज़ है नहीं, हाथी का यूज़ होने वाला है 10 साल बाद, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। आज जिस चीज़ का यूज़ है उस चीज़ को लेते हैं। तो बस म्यूचुअल फंड उस पर्सन के लिए अभी के लिए बिगिनर बिल्कुल है, नहीं आता कुछ या टाइम भी बिल्कुल नहीं है। इससे एक चीज़ अच्छी होती है, रेगुलरिटी। आप चाह करके भी रेगुलर नहीं हो पाओगे, मगर एसआईपी के फॉर्म में आप रेगुलर हो सकते हो, आपको पता नहीं चलेगा, एसआईपी खुद कट जाती है। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, जो कि करना चाहिए। एक और एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है। अच्छा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। उसमें क्या होता है, आपने एक कॉर्पस एक डाल दिया, मान लीजिए 10 लाख आपके पास में, आप हर महीने एसआईपी 10,000 की डालना चाहते हो, वो इक्विटी में चली जाएगी। आप एक लिक्विड फंड में या डेब्ट फंड में डाल दो पैसा, और 10,000 हर महीने दूसरे वाले फंड में ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि इक्विटी वाला है। तो आपका इक्विटी में एक बार में भी ट्रांसफर नहीं हुआ, और लमसम भी आपका यूटिलाइज हो गया, जिसपे आपको बैंक से थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कितना बढ़िया, बेटर है। अब यहाँ पे जो आपने बात कही कि भाई इक्विटी में कौन आए क्या आए, तो मैं कहूँगा कि धीरे धीरे करके आप नॉलेज गेन करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आएगी कि भाई कोई धीरे धीरे नॉलेज गेन करना नहीं चाहता। अगर बहुत ज्यादा आप उतावले हो, बहुत ज्यादा नहीं, इंस्टेंट तो चाहिए, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि इंस्टेंटली एक कहीं छोटा सा प्रॉफिट दिख गया, या कहीं कोई स्टॉक बढ़ा हुआ दिख गया, या किसी पास वाले ने, जानकार ने, उनको दिख गया कि मिलने वालों में कि किसी ने इतना इतना प्रॉफिट कमाया, वहीं उनका दिमाग ये नहीं सोच पाता कि उसका एक्सपीरियंस कितना है या उसने क्या किया। अब वहाँ और क्या हो सकता है, वो अच्छी कंपनी थी जो प्रॉफिट देती है, प्रॉफिट शेयर करती है, जल्दी भाग रहा है उसका स्टॉक। अब वो ये सब बिना सोचे ये सोचते हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, वो फंड मैनेजमेंट करते थे, और उन्होंने किसी क्लाइंट को पैसा निकाल कर दिया, लमसम साल का 23-24% या कुछ ऐसा निकाल के दिया। अब वो 3-4 साल तक उन्होंने रिटर्न ऐसे अच्छे कभी 23% या जैसे भी, उस पर्सन का जो क्लाइंट था जिसका पोर्टफोलियो ये मैनेज कर रहे थे, उसने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान है, बड़े हर महीने क्यों, हर साल उनको मिल गया जी। उन्होंने अगले साल 6-7 लाख का कॉर्पस था, पूरा निकाल लिया। उन्होंने कहा अब तो मैं इस पे ट्रेडिंग करूंगा, और पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। अच्छा। और जो मेरा फ्रेंड था उससे बातचीत भी करनी बंद कर दी कि अरे, मतलब एक खुन्नस में या जो भी बात हो, मेरे को नहीं पता, उससे इसलिए बात करनी बंद कर दी कि यार नुकसान भी हो गया एक तो, फिर वो पीछे पड़ा, उनसे बात करी कि देखो ये डिफरेंस था कि हम मैनेज कर रहे थे तो हम लोग कोई उसमें पीछे नहीं पड़ते थे, बस धीरे धीरे करके पैसा ग्रो किया, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। आपने क्या किया, एक्टिवली ट्रेड कर दिया, और वहाँ पे उनका नुकसान हुआ। और उस खुन्नस की वजह से, उस परेशानी की वजह से उस पर्सन से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे जिसने एक्चुअल में रिटर्न बनाया था। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत है। तो अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक की जो बात करें, अब देखिए मेरा फ्रेंड जो है वो म्यूचुअल फंड तो नहीं है, बट किसी तरीके से, एक तरीके से आपका एक बच्चे का ही फंड मैनेज कर रहा है, जिसको हम बच्चा मान रहे हैं, बिगिनर है। एक्चुअल में एक और बात बताता हूँ, एक्चुअल में मार्केट में जो बिगिनर है वो बिगिनर नहीं है, ऐसा उसको लगता है वो बिगिनर है। मैं कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जिससे सबके माइंड से ये हट जाएगा कि बिगिनर के लिए है मार्केट या कुछ। आप ही का पुराना वाला जो एक्सपीरियंस है उसी को इसमें यूटिलाइज करवा दूंगा। अभी बताता हूँ, आप समझो, आपका हर साल अगर हमने पढ़ाई करी है तो एग्जाम कब होता था स्कूल में? फरवरी मार्च मतलब हर बार होता था। गेहूं की फसल कब कटती है? अप्रैल में मेरे हिसाब से। हमने जो वो देखा, सरसों पीले पीले खेत होते हैं, मेरे ख्याल से जनवरी में, दिसंबर में। मतलब एक तरीके से हमने हर साल वही चीज देखी है। ये अगर आपने हर बार देखी है तो भाई एक बात, मैं बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इक्विटी को जरा किनारे कर रहा हूँ, मैं केवल एक कमोडिटी की बात कर रहा हूँ। गेहूं की बात करी और मैंने लाही की बात करी जो सरसों है। दोनों को अगर मैं कह रहा हूँ हर साल ऐसा हो रहा है, तो इन जनरल आप ये समझ लो ना, जब वो कटेगी तो पैसा कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ये कितनी सिंपल सी चीज़ है। मतलब एक ट्रेडिंग तो आपको अभी सीखने को मिल गई। अब किसी वजह से, ग्लोबल फोर्सेस की वजह से या बारिश हो जाने की वजह से फसल खराब हो जाए, एक अलग बात है। अदर तो उसमें प्राइस बढ़ जाएगा उसी टाइम पे, लेकिन अदरवाइज तो आपको पता चल गया हर बार यही हो रहा है। आपने स्टडी कर लिया पिछले 10 साल में क्या हुआ है, आपको पता चला। 10 साल नहीं, 100 साल स्टडी कर लो, वही चीज़ हो रही है। ऐसे ही मार्केट में भी हो रहा है, ऐसे ही स्टॉक्स में हो रहा है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, हर साल एक पर्टिकुलर क्वार्टर वहाँ पे उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो वहाँ पे क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है? बिल्कुल है।
वहाँ पे हम इस तरीके से बाय कर सकते हैं। एक एग्जांपल बोलूँगा आपको, वेल्सपन एंटरप्राइजेस करके एक स्टॉक है, लमसम अप्रैल के एंड से जून के एंड तक वो 25-30% भागता है। ऐसे कर करके बहुत सारे ट्रेंड हैं। अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मारुति का स्टॉक है, वो सितंबर के महीने भागता है, इस साल नहीं भागा। रिलायंस का स्टॉक मई 10th के आसपास से लेकर के जुलाई के मिड तक भागता है, हर साल भागता है। अब चेक करना पड़ेगा, 10 में से अगर 8 बार भी भाग रहे तो हमारे तो काम का हो गया। तो ये चीज़, अब एक एग्जांपल इसी को और इलेबोरेट कर रहा हूँ। ये तो हमने स्टॉक की सीधी बात कर दी, हमने सीधे गेहूं की बात कर दी। सीधे मतलब नेचर का फोर्स क्या आपको बता रहा है? नेचर का फोर्स आपको ये बता रहा है कि भाई एक लॉ है, जब आप बोगे उसके बाद आप काटोगे। किसान कभी ये नहीं कहता कि मैं अभी बोया हूँ अभी काटूंगा, उसके अंदर पेशेंस है। वो पेशेंस हमको किसान से सीखना है। इसीलिए कभी अगर हम देखें, लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन हमको दिया था कि जय जवान जय किसान। किसान जानता है, किसान के पास में वो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर पेशेंस है। वो पेशेंस हमको, अगर ट्रेडर के फॉर्म में हम हैं तो हमें उससे सीख लेना चाहिए, अभी का अभी सीख लेना चाहिए। उसे पता है कब बोना है, कब काटना है। उसे पता है कि जब चंद्रमा बिल्कुल, जब वो होता है अमावस, तब जाकर के बीज बोना है, क्योंकि वहाँ से फिर वाटर राइज करता है, वाटर लेवल। तो वहाँ पे जो वाटर लेवल राइज करता है पौधे के अंदर भी करता है। तो वो हर चीज़ को जानता है। हमने उसे, मतलब बहुत सारे किसानों को, मैं किसी को मतलब बुरा नहीं कह रहा हूँ, मतलब किसानों को इतनी ज़्यादा एजुकेशन है, हम उनको ऐसा सोचते हैं कि अरे उन्होंने तो पढ़ा नहीं। उन्हें नेचर का इतना पता है, इतने लॉज पता है जो हम जान भी नहीं सकते, और हम वो लॉज को नहीं मानते। उन्हें पता है, वो उसका फ़ायदा हर साल उठा रहे हैं, हम उस फ़ायदे को नुकसान में कन्वर्ट करके अपना पैसा हर साल गंवा रहे हैं। तो रुचिर, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। रिसेंटली ना एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें एक लड़का है, बड़ा यंग सा ही है, बैटिंग एप्स पर पैसा लगाया, 96 लाख रुपए, वो लॉस में है। उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही, घर वाले कोई बात नहीं कर रहे। वो कह रहा है मेरा मरने का जी कर रहा है। इतना लॉस में कोई कैसे जा रहा है? और सही बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, और ये जो बैटिंग एप्स हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू लोग सोच रहे हैं कि इसमें पैसा लगाएंगे डबल हो जाएगा, ये सेफ है? ये कैसे सेफ हो सकती है, मेरे को तो नहीं समझ में आया। बेटिंग है ना, बेटिंग का मतलब वही चस्के वाली चीज़ हो गई जी। अब मैं आपको चस्के का एक और एग्जांपल बताता हूँ, फिर यहाँ पे वापस आऊँगा। बहुत पहले का एग्जांपल मेरे को याद है, मेरी वाइफ और मम्मी एक मॉल में गए, 2017 के आसपास की बात है, और उनको कुछ कूपन्स मिले। मैंने कहा कूपन रिडीम कर लेना अगली बार जब भी जाना। हाँ। तो उसमें पता चला कि नहीं ये कूपन ऐसे नहीं रिडीम होगा। अच्छा। एवरी वेडनेसडे जाना है। अब 500 रुपए का हर बार, जब भी आप शॉपिंग करोगे हर बार 500 रिडीम होगा। मैंने कहा एक सेकंड, ये कूपन मैंने तुरंत फाड़े। मैंने कहा ये आपकी आदत डालने वाले हैं, अब आपसे मेरे को अगर लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। मेरे केस में क्या है, मैं टाइम को हमेशा बचाता हूँ, आज हो चाहे उस टाइम को। मैंने कहा कि मेरा जो काम 2-3 महीने में एक बार शॉपिंग करके हो सकता है, मैं उसके लिए हर हफ्ते तो नहीं जाने वाला, और ना मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। तो वहाँ पे उनसे थोड़ी सी बहस हुई और मैंने फाड़ा उड़ के देखे। तो पॉइंट, अब यहाँ पे आपने क्या ये चीज़ नोटिस करी? आप लोग कमेंट करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बेटिंग वाली आपने बात कही, वो वही चस्का लगाने वाली कहानी, जैसे वहाँ पे मॉल में लगाया जा रहा है, वैसे यहाँ पे। अब एक और बताता हूँ, ये तो चस्का लगाने की बात हो गई। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके घर में, मतलब किसी के भी घर में, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कार, हर चीज़ तो ईएमआई पे आ रही है। अब ईएमआई क्या है? इनडायरेक्ट चस्का, मतलब आपको तो अब कुछ करना भी नहीं, वो तो अकाउंट से डिडक्ट होगा। चस्के के लिए तो हमको, हमारा मन कह रहा होता कि चलो जा करके लगाएं, मगर वहां पे तो खुद से कट रहा है। अब ये एक्चुअल में मैं अगर खड़ा कर दूं, एक है देवता और एक है राक्षस। एक है आपके अकाउंट से पैसा उड़ा रहा है, एक अकाउंट हो आपको बढ़ा सकता है। देवता का नाम शायद हम गेस कर ले वो कौन है, वो एसआईपी है। अब वो एसआईपी के 2 हिस्से हो सकते हैं कि आप मार्केट में डायरेक्ट लगा लो या म्यूचुअल फंड में लगा लो। आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप उससे एसआईपी से जाकर के वैसे कर लो, मतलब कि म्यूचुअल फंड के थ्रू कर लो। आपको नॉलेज है, अच्छा खासा समझ चुके हो, 1-8 साल आपने मार्केट में इनडायरेक्टली डायरेक्टली बिता लिया, आप डायरेक्ट करने लग जाओ। तो अब जो बात आप कह रहे हो ना बेटिंग की, वो जो लड़का 96, मैं एक बात, मेरा क्वेश्चन है, उस लड़के ने लगाया क्यों? सोचा तो ये होगा कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ। अब एक चीज आप लोग सब जानते हो कि जो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीते थे, बिहार के थे, वो कितने टाइम तक उस पैसे को रख पाए? 1 साल के अंदर बर्बाद हो गया, खर्च हो गया, जो भी हो गया, संभालने की समझ नहीं है। तो एक्चुअल में सही बंदा तो वो है जिसने किसी भी तरीके से अगर पैसा उठाया इस तरीके का, वो उसको बचा ले जाए। क्योंकि बचाने की साइकोलॉजी तो हमने सीखी नहीं, हमने तो बस, हमें ये भी मन कर रहा है कि हम इतना कर लें और फिर उसके बाद में जो करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। वो करने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में तो हमने ये सारे नुकसान कर डाले। तो उस बंदे को एक बार, वही मम्मी बात नहीं कर रही या क्या, आप सोचो ना, आपसे अगर वो बात करेंगी तो घर बिक जाएगा ना, क्योंकि आप उससे रिलेशन में हो। और अगर आपने उधार लिया है तो घर की प्रॉपर्टी बिकने वाली है। तो बेटर है कि वो अखबार में इश्तिहार दे देंगे कि भैया
हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। इससे हमारा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन जिस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट ये भी आया था, रील ही थी, कि एक बच्चे से पूछा कि आप तंबाकू क्यों खाते हो, मर जाओगे? तो बोलता है कि शाहरुख खान मरा था क्या, या बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो मरे क्या। लेकिन उन लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है ना कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हमें बता रहे हैं कि आप ये ऐप्स इंस्टॉल करो या यूज़ करो या ये बैटिंग करो, तो उनको ये नहीं पता कि ये कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ये भी बताएं कि बैटिंग, बिल्कुल बैटिंग इज़ अ नो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बैटिंग इज़ अ नो। मैंने ये बात तो बहुत पहले कहीं पे कही है, एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर ने अभिषेक जी, उनके सामने मैंने उनको बोला है, मैंने कहा मार्केट में वो कोई भी पर्सन ना है जो बैटिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि बैटिंग पर्सन वाला जो भी है उसका स्पेकुलेटिव माइंड है। स्पेकुलेटिव माइंड कभी कैलकुलेटिव नहीं होगा, वो हमेशा बार बार यही सोचेगा अभी मेरा लक आ जाए, अभी मेरा लक आ जाए। लक के बेसिस पे मार्केट में आप कुछ नहीं कर पाओगे, हो सकता है एक बार दो बार आप जीत जाओ। और बैटिंग में भी क्या है, बैटिंग में भी यही प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोगों का, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ऐसा होता है लोगों के साथ कि बच्चों की एडमिशन वगैरह जो है वो मार्च अप्रैल में इन जनरल होता है, मार्केट वहाँ से भाग जाती है और उनके पास पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैटिंग की ऐप वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडिंग इंट्राडे में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। तो अब ये जितनी भी सिचुएशन आपके, देखिए अब जो आपने बात कही वो मैं बड़ा क्लियर एक मैसेज दे रहा हूँ भाई, देखिए काम करना है सबको, प्रॉफिट बनाना, लेकिन नैतिकता से बनाए। तो बैटिंग ऐप बिल्कुल आपने शायद चालू करी, शायद कुछ लोगों को उसमें चस्का भी लगता होगा, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन नैतिकता क्या है इसमें? नैतिकता अगर नहीं है तो हमको वहाँ पे तुरंत रोक देना है। तो अब मतलब ये कहने वाला मैं शायद कोई नहीं हूँ ना, जो पर्सन जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स अगर उस चीज़ का ऐड कर रहे हैं तो उन्हें भी या तो नहीं करना चाहिए, या तो अगर कर रहे हैं तो हमें मतलब वही नैतिकता वाली बात है। और मैं एक चीज़ देखूं, जैसे आज की तारीख में हमारा जो दूध तक आ रहा है उसमें मिलावट है, खोया अगर आप देखो 90% सिंथेटिक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब एडल्ट्रेशन और हर चीज़ तो मिलावट वाली हो चुकी है, और हम खुद ही इतना मिक्सचर करके हर चीज़ करके, कोरोना के टाइम पे कौन सा वो इंजेक्शन था रेमडेसिविर, ज़बरदस्ती बिक रहा है, उसमें नमक मिला मिला करके इंजेक्शन लग रहा है। तो ये तो अभी किसी कहाँ पे मैंने सुना था, वेस्ट बंगाल में कुछ हुआ था, तो उसमें कोई पता चला था कि ऑर्गन्स की तस्करी चल रही है। तो वो सिचुएशंस जो है, आप सोचो ना, नैतिकता में तो हम गिरते चले जा रहे हैं। फिर ऐसी जगह में तो एक ही चीज़ हो सकती है, भगवान आएंगे वही सृष्टि का विनाश करेंगे, और वो बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर मानव इस हद तक गिर जाए जहाँ पे वो मान ही नहीं रहा है और अपने फायदे के लिए सबका नुकसान करे पड़ा है, अपने बच्चे को बचाए हुआ है और दूसरों को मरवा रहा है, तो वहाँ पे तो यही फिर एक रास्ता बचता है। सर, जिस तरह से इस टाइम पे मार्केट चल रही है, अगर मैं जून की बात करूं, 4 जून के आसपास में आपको पता होगा मार्केट पूरा एकदम क्रैश कर गई थी। उसके बाद से और अभी तक मार्केट प्रॉपर से तो स्टेबल नहीं कर पा रही है, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस सेक्टर में जाके इन्वेस्ट करें जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि जब मार्केट क्रैश किया और आज के टाइम में कितना स्टेबल हो पा रही है, और कौन सा सेक्टर सबसे बेस्ट रहेगा इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, पहला चीज़ तो ये कि वो जो 4 जून वाला केस है वो तो अनस्टेबिलिटी का रीज़न काउंट जो उस टाइम पे हो रहा था, उसका था कि वो लोग कुछ और ही समझ बैठे कि पता नहीं आएगी कि नहीं, मेजॉरिटी हो पाएगी कि नहीं, कहाँ से सपोर्ट आएगा, इसलिए वो उस वक्त का केवल सोच थी। बाद में वो रिकवर भी कर गया, और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ उसके बाद में कोई बड़ा क्रैश नहीं आया, वो वैसे ही नॉर्मल चलती जा रही है। तो वो जितना जो आप कह रहे हो अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल तो रहेगी, इतना तो ऊपर मूवमेंट वरना मार्केट नहीं है वो। अब सेक्टर की जो आपने बात कही, मैं कुछ सेक्टर्स का अगर नाम बताऊं तो जैसे मैंने देखा ऑटोमोटिव सेक्टर, वो एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है कई सालों से, मतलब चैनल में मतलब बढ़ता ही जा रहा है और एक चैनल में बढ़ता जा रहा है। अच्छा। तो वो उसमें अगर कोई जाकर के देखे, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, हीरो होंडा, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड आज की तारीख में, मारुति, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि इन जनरल अगर आप कई कई सालों से देखोगे तो लगातार बढ़ रहे हैं, ये बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं। ऐसे ही हमारा FMCG सेक्टर, जिसको हमेशा से कहा गया कि अरे यार ये सेक्टर तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि कभी करेक्शन नहीं आता, या करेक्शन जब मार्केट में होगा तो ये सेक्टर बच जाता है, इसमें उल्टा लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। सेम चीज़ IT सेक्टर को भी प्रेफर करते हैं, सेम चीज़ फार्मा को भी करते हैं। तो हमें ये पता है कि भाई मार्केट के गिरते वक्त हमें कौन से सहारे हैं। एक स्टडी आपको बताता हूँ, मैंने एक स्टडी करी थी, पिछले मार्केट के 9 करेक्शंस को स्टडी किया, बड़े बड़े करेक्शंस को, और उसमें मैंने देखा, ये 2019 में मैंने करी थी स्टडी, और उसमें देखा कि एशियन पेंट्स, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, सन फार्मा,
ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं, बल्कि बर्जर पेंट भी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरती हुई बाजार में आउट परफॉर्म करते हैं। अच्छा। मतलब कि अगर निफ्टी गिरा 20% तो ये शायद 10% गिरे। ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी 20% गिरा तो ये उल्टा प्लस हो 5%। तो इस तरीके के स्टॉक, मतलब मैं कहूँगा पेंट की इंडस्ट्री हो गई या पिडिलाइट हो गई, पेंट से ही रिलेटेड है, फेविकॉल वगैरह बनाती है, तो इन तरीके के अगर आप स्टॉकों को पहले से अपने पोर्टफोलियो में कुछ पार्ट तो रखो तो थोड़ा स्टेबिलिटी तो आई जाएगी। प्लस अगर आप देखोगे तो मार्केट के बड़े करेक्शन में जो लार्ज कैप होते हैं उनमें गिरावट कम आती है, स्मॉल कैप में ज़्यादा आती है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, जो हमने देखा कि ये अपना अमारा राजा बैटरी, एक्साइड की बैटरी, इनके स्टॉक्स पे बड़े बड़े करेक्शन जो हुए उनको चेक किया जाके पीछे के, देखा 90% का करेक्शन। तो 90% का करेक्शन अगर हुआ है, आप सोचो कि जिसने अगर 100 रुपए का स्टॉक है और 50 पे अगर बाय किया तो 50 पे भी बाय करने के बाद में वो स्टॉक 10 पे आया। तो मतलब कि इतने बड़े बड़े करेक्शन होते हैं, तो मतलब करेक्शन के टाइम पे आपको कैसे इन्वेस्ट करना, ये अब सोचने वाली बात हो गई। और अगर आप इंडेक्स के फंड में किसी तरीके से चले जाओ तो वहाँ पे बच सकते हो, बड़े लार्ज कैप में चले जाओ तो बच सकते हो, और जैसे अगर स्मॉल कैप वगैरह में गए हो तो फिर बड़ा दिक्कत वाली सिचुएशन हो सकती है। उसमें आप फिर एसआईपी के ही फॉर्म में जाओ। लमसम अगर आप कर रहे हो तो एसआईपी इसमें स्मॉल कैप में मत करो, मिड कैप में मत करो, इनमें एसआईपी के फॉर्म में जाओ, भले बड़ी कर लो एसआईपी, वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे, सेक्टर की बात कर रहे थे। तो सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने एक ऑटोमोटिव बताया और मैंने पेंट्स का सीधा बता दिया। फार्मा में मैंने बता ही दिया कि 2 ऐसे स्टॉक हैं। एफएमसीजी के बहुत सारे स्टॉक ऐसे निकल के हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो इन जनरल आपको रिटर्न भी देते हैं, सेफ्टी भी देते हैं हर तरीके की मार्केट में। प्लस इंडेक्स को अगर मैं अब मतलब आपने सेक्टर पूछा, मैं कह रहा हूँ एक इंडेक्स हो गया, इंडेक्स सभी सेक्टरों का मिश्रण हो गया। वो एक ऐसा है कि जो सबका मिश्रण मतलब मिल करके एक ऐसी, मतलब हमने देखा है ना कि कभी कभी ऐड में, पहले एक ऐड आता था उसमें एक लकड़ी को तोड़ते हैं टूट जाती है, 2 को तोड़ते हैं टूट जाती है, लेकिन गठरी नहीं टूटती। तो जो इंडेक्स है वो एक तरीके की गठरी है। तो किसी तरीके से आपको इंडेक्स वाले टाइप के फंड में एंट्री मिलती है या आप उसमें लगाते हो। अगर लमसम कभी लगा रहे हो तो इंडेक्स वाले फंड में लगाओ। अच्छा। मतलब जो निफ्टी का है, बड़े इंडेक्स का। अगर आप कभी एसआईपी वगैरह कर रहे हो तो स्मॉल कैप में बेशक करो। तो ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं आपको बड़ा अमाउंट कहीं से आ गया बोनस वगैरह तो इंडेक्स फंड में डाल दो। अच्छा। एसआईपी कर रहे हो तो कभी हमेशा छोटे फंड में डालो। फिर जब आप सीख गए हो मार्केट में तो आप छोटे फंड में डालो। हर महीने अगर डालने की क्षमता है तो छोटे फंड्स में डालो, मिक्सचर कर लो सबका। मतलब कि आपको रास्ता हमेशा ऐसा मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमोटिव सेक्टर इन जनरल दिख रहा है बढ़ता हुआ, या आज की तारीख में हमको दिख रहा है कि भाई अभी भी उनका ईवी वगैरह का बड़ा नाम हो रहा है, तो वो एक अभी भी उसमें स्कोप है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमने देखा गवर्नमेंट का बड़ा रुझान है, अभी भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कितनी रोडें बननी है, वहाँ पे भी हमको दिख रहा है अगले 4-5 साल तो अच्छा होना है। तो वो हमारे लिए सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। बल्कि मैं तो कहूँगा 2 स्टॉक मैंने ऐसे आइडेंटिफाई करे थे, देखे थे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस मैंने उनकी प्रमोटर होल्डिंग वगैरह देखी थी। मैंने देखा रिटेलर के पास में वो है ही नहीं। एक स्टॉक है पीएनसी, वो 6% रिटेलर के पास में। एक जीएम इंफ्रा, वो भी रिटेलर के पास में 3%। तो अब आप देखो म्यूचुअल फंड, एफआईआई वगैरह उसमें पोजीशन बना के बैठे हुए हैं और नॉर्मल रिटेलर के पास है ही नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है जिसमें हमको पता है गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी कर रही है। तो ऐसे और 10 स्टॉक आप ढूंढ लाओ, ऐसा एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं जिनमें अच्छा रिटर्न आ सकता है। सच, जैसा आपने पोर्टफोलियो की बात करी, अगर मैं आपके पोर्टफोलियो पे आता हूँ, जब आप शुरुआत आपने स्टॉक मार्केट करी, जब आपने अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया तो आपने सबसे पहले किन किन स्टॉक्स पर नज़र रखी थी कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो आगे जाकर ग्रो अच्छे से कर पाएगा? मैंने सच्ची बताऊं, मैंने सबसे पहले इन्फोसिस को देखा था। रिलायंस पे मेरा रुझान था, लेकिन अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं। वहीं पे हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े महान एडवाइस करने वाले और समझदार लोग हैं, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग, इनके मैंने वही टीवी पे इंटरव्यू वगैरह देखे। हाँ। अब इसलिए देखे कि कुछ सीखने को मिलेगा। अब उससे कुछ सीखने को मिला नहीं, ठीक है। अब मतलब टाइम भी बर्बाद हुआ। तो अब एक नॉर्मल पर्सन, एक ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी आप समझ लो, वो इधर उधर भटक रहा है, तो बहुत टाइम और पैसा बर्बाद हुआ। शुरू में तो वही मैंने जैसा कहा ना कि मैं तो बन गया था एज ए इन्वेस्टर, उन्होंने तो इंट्राडे ट्रेडर बना दिया, तो पोर्टफोलियो तो कभी वैसे उस टाइम पे बन ही नहीं पाया। तो वो सब तो होते होते बहुत टाइम हो गया। फिर मेरे को आज याद है कि मेरा लमसम 4 साल से 5 साल से एसआईपी जो जा रहा है, वैसे बहुत पहले जा रहा था। अब एसआईपी में भी प्रॉब्लम एक बताता हूँ कि हमेशा कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती हैं पैसे से रिलेटेड। अपना ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी कभी कभी फंड का प्रॉब्लम आता है। अब एसआईपी का पैसा कभी भी आप निकाल सकते हो, इक्विटी में डाल रहे हो। तो मैंने देखा, मैंने 3-4 साल पैसा जोड़ा 13 से लेके 16 के आसपास, वो मैंने 16 में निकाल लिया। अच्छा। तो वो एसआईपी से जुड़ा हुआ 3-4 साल का पैसा मैंने निकाल लिया, जहाँ पे मेरे को लगा आसान, मतलब देखिए आसानी से निकल आना भी बड़ा मुश्किल, मतलब ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है कि आप जोड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए अब यहाँ पे आज मेरा लमसम कॉर्पस अगर मैं देखूँ 4 साल से लगातार एसआईपी मेरी लमसम हो रही है, तो होती चली जा रही है। लेकिन अब ये एक अच्छी भगवान की दया है कि मेरे को ज़रूरत इस तरीके की पड़ नहीं रही, बट अगर पड़ी तो मैं कहाँ पर नज़र डालूंगा, सीधे वहीं पर डालने वाला हूँ।
तो जो आपने कॉर्पस की बात कही, आज की तारीख में मेरा एक अपना खुद का मेथड है, उसके बेसिस पे लमसम 12-13 स्टॉक मेरे पास बाई है। अच्छा। जिसमें कि मैं 1 से 2 महीने के ट्रेड्स लेता हूँ, कभी कभी 3-4 महीने के भी ट्रेड होते हैं। उनमें जो प्रॉफिट होता है उससे मैं कोशिश करता हूँ वही स्टॉक रोक लूँ, होल्ड कर लूँ। तो वैसे मेरा पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है, लेकिन जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसी अमाउंट का, मतलब मान लीजिए अगर किसी स्टॉक में 30,000 बच रहा है, तो वो 30,000 के वो स्टॉक छोड़ लूंगा, मैं रोक लूंगा, ताकि वो अभी आगे मल्टी बैगर बने या कुछ बने तो वो बनता रहेगा। तो इस तरीके से 12-13 स्टॉक का मैं पोर्टफोलियो रखता हूँ, ताकि अच्छे से डाइवर्सिफाइड भी रहे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओवर वैल्यूड भी होता है तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 महीने से ज़्यादा उसको होल्ड नहीं करना है। फिर उसके बाद में जब जैसे ये जो मैंने बताया रोक लेता हूँ, इनका जब मेरे पास टाइम होता है, फ्री होता हूँ, तब मैं फंडामेंटली थोड़ा देख लेता हूँ कि भैया फंडामेंटली अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अब लंबे टाइम की सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे निकाल देता हूँ कोई गड़बड़ होता है तो। सर, जब ट्रेडिंग की बात आती है तो एक ऐप बड़ा सुनने में आता है, ग्रो ऐप की बात करते हैं लोग, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको नॉलेज होती है वो मना करते हैं कि ग्रो ऐप इस्तेमाल नहीं करना है आपको ट्रेडिंग के लिए। करना है, नहीं करना है, सही है, नहीं है, बताइए। देखिए, अब इन्वेस्टर अगर मना कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए तो वो तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वैसे ही हो गया। मगर मैं आपको बताता हूँ, एक पर्सन मेरे लैपटॉप वगैरह रिपेयर करने आते थे, उनके बारे में बताता हूँ। उन्होंने एक बार मेरे को अपना पोर्टफोलियो दिखाया, म्यूचुअल फंड का ग्रो ऐप में ही उनका फंड वगैरह बना हुआ था। शायद ग्रो में था कि किसी और में था, मतलब मैंने एक उनको एडवाइस दी थी उस टाइम पे, शायद ग्रो ही रहा होगा। मैंने उनसे बोला था, देखिए आप पहले म्यूचुअल फंड इसमें कर रहे हो, अभी इन्होंने इक्विटी भी चालू कर दिया है, अभी आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आप इक्विटी में जा करके डायरेक्ट स्टॉक में काम करते करते इंट्राडे वगैरह में इन्वॉल्व हो जाओ। तो इसलिए उसके यहाँ जिसके यहाँ म्यूचुअल फंड आप कर रहे हो वो अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि भाई फिर आपका जो भाई वो म्यूचुअल फंड में तो बड़ा कॉर्पस जा रहा है आपका एसआईपी के फॉर्म में या लमसम के फॉर्म में, वो कहीं आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं हुआ या किसी को आप देख करके, भगवान की पता नहीं क्या मर्जी है, कब कैसा कुछ गड़बड़ हो जाए, आपने कहीं वो पैसा म्यूचुअल फंड से रिडीम करके इधर डाल दिया ट्रेडिंग में कि अरे भैया मैं तो पता नहीं क्या कर लूंगा, और वहाँ पे कहीं गड़बड़ आ गया। या जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मोदी वाला जो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आना था, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो मतलब बिल्कुल बिगिनर या जिनको कुछ नहीं पता है, वो पहले का देख करके बैठेंगे भैया मोदी का सरकार आएगा तो मार्केट भाग जाएगा, अमित शाह जी ने भी बोल दिया, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिगिनर थे जो फंस गए जा करके। तो वो जो चीज़ है वो सिचुएशन बिगिनर के साथ में आई, और अगर मान लो उसका ग्रो में होता, मेरे को लगता है शायद ऐसे कुछ लोग होंगे, कमेंट करें नीचे, जिनका ऐसा म्यूचुअल फंड में किसी में कॉर्पस रहा होगा। अब कॉर्पस अगर रहा होगा और वहां से अगर आपने रिडीम कर लिया, देखो इसमें ऐप की गलती नहीं है, वो तो आपका अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन आपने रिडीम किया और ट्रेडिंग में जाके नुकसान कर दिया, तो वो प्लेटफॉर्म अलग हो जाते। मतलब ग्रो ही अगर ऐप अपना लॉन्च करता तो दूसरा कर देता, ग्रो इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ कर देता। तो मतलब मैं किसी को वो नहीं बोल रहा, लेकिन ये अलग अलग तरीके का हो जाता तो ज्यादा अच्छा है, वर्सेस की एक ही जगह से उठा करके पैसा सीधे वहां पे ट्रेडिंग में आ गया, और ट्रेडिंग तो बिल्कुल ओपन ग्राउंड है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, किसी का घर है, वो घर नहीं बेचने वाला, अगर बेचने की कोशिश भी कर रहा है तो कस्टमर कितनी मुश्किल से मिलता है, नहीं मिलता, बड़ा अमाउंट है। वही घर को ट्रेडिंग पे आप लिस्टिंग करवा दो, अब उसकी बाइंग सेलिंग रोज होने लग गई, वही बंदा इंट्राडे करके अपना घर वर बेच करके रोड पे आ जाएगा। और अच्छी बात है कि घर इतनी आसानी से बिकता नहीं है, अगर कहीं लिस्ट होने लग गए घर तो बड़ी समस्या में आने वाले हैं सब। सर, म्यूचुअल फंड के बारे में एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सुना है जो प्रॉपर बताते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड एक सबसे बड़ा स्कैम साबित होने वाला है। देखिए, अभी एक एग्जांपल हमारे सामने आया था, कौन सा क्वांट फंड था, शायद फॉरवर्ड रनिंग कोई केस सुनने में आया था कि जो फंड्स डिसाइड हुए कि किसी स्टॉक में जाने हैं, वो पर्सन जो भी कोई रहा होगा उसने पहले बाय कर लिए, या अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, रिटर्न कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस स्टॉक को बाय करना है म्यूचुअल फंड को, उसके पहले जाकर के किसी और ने पहले फॉरवर्ड रनिंग, मतलब उसके पहले दौड़ करके उसने पहले पकड़ लिया, और बंदा इनसाइडर न्यूज़ है, भाई म्यूचुअल फंड कितना बचाएगा उस न्यूज़ को। तो वो जो सिचुएशन है, अगर ऐसा आपको लगता है, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई आपका फिर टाइम आ गया खुद से सीखने का। अब ये आप समझ लो कि इधर खाई है उधर कुआं है, बीच में एक रास्ता है, सही रास्ता खुद से सीख करके काम करने का, तो फिर वो चालू कर दो। अगर ऐसा बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो भाई ये फिर चेतने का टाइम है, क्योंकि उन्हें कुछ पता होगा कि शायद ऐसा कुछ हो रहा हो। अगर हम ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट कितना लेकर चलना चाहिए जो शुरू करना चाह रहा है? क्योंकि बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके लोग फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए? देखिए, अब यहाँ पे इसके सवाल के कई सारे लेयर्स हैं। जैसे सबसे पहला शुरुआत तो बहुत छोटे अमाउंट से करना चाहिए। ठीक है। इसका रीज़न है, जैसे कि आप मान लो कि एग्जाम्पल, आप बाहर जा रहे हो और आप देखना चाहते हो ट्रैफिक कितना है, ठीक है, आप बाहर निकले, आपने देखा यार अच्छा खासा ट्रैफिक है, तो हम अपने बच्चे को साइकिल चलाने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि बाहर अच्छा खासा ट्रैफिक है। तो उसी तरीके से कोई बंदा नया बिगनर आया है
और वो बड़ा अमाउंट लेकर के आएगा तो फंस जाएगा, वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस है। तो हम बच्चे को भेजेंगे तो साइकिल को अगर चलाने के लिए तो रात में भेजेंगे, अंधेरे में भेजेंगे, ताकि वहाँ पे कोई गाड़ी ना हो। तो वही तरीका कि भाई जहाँ पे हमें उसको छोटे अमाउंट के साथ में काम करवाना है, मतलब उस पर्सन को छोटे अमाउंट से काम करना है, ताकि नुकसान होगा तो छोटा अमाउंट का होगा, मतलब उसको हर तरीके की सेफ्टी देनी है। उसके बाद में एक बार उसको ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, गड्ढा या दूसरी बाइक या साइकिल बगल से निकली, ये सब वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा। मोड़ना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है साइकिल को, तो मोड़ना, अब ये सब चीज़ें उसके साथ में उसी टाइम पे आ जाने वाली जब 1000 रुपये का उसका कैपिटल है। बाद में 1000 रुपये को अगर वो बचा ले गया या बर्बाद कर दिया, फिर से 1000 दे दो, 1000 कितनी बार बर्बाद करेगा, लेकिन जब तक बर्बाद करता रहेगा तब तक कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा। जब उसको लग जाए कि हाँ मैंने इतना सीख लिया कि 1000 का अब मैंने पहली बार देखा कि 1500 हुआ है और मैं 10 बार बर्बाद कर चुका हूँ, तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मेरा थोड़ा कुछ बेटर हुआ, कॉन्फिडेंस बेटर हुआ या ट्रेडिंग बेटर हुआ, अब वो 10,000 कर ले। भाई मैंने जैसा बोला, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है धीरे धीरे करके आप बेटर होगे, एकदम से नहीं होगे। तो हर एक आदत जो हम बना रहे हैं वो हमको धीरे धीरे करके बेटर बनाएगी, या हमने जो स्टडीज़ करी वो धीरे धीरे करके करी। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो जल्दी हो सकती हैं, उनमें हमको टाइम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें जहाँ पे टाइम अगर हमने दे दिया, अगर हमने यहाँ पे टाइम दे दिया तो शुरू में वो जो बड़ा कैपिटल बर्बाद हो सकता है वो बच जाएगा, और हम इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अब डॉक्टर बनना हो चाहे इंजीनियर बनना हो, वहाँ पे तो 4-4 साल देने के लिए तो तैयार हैं, यहाँ पे 1 साल 6 महीना देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो वो 1000 रुपये जो धीरे धीरे करके उसका बर्बाद हो रहा है, होने दो। होने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे उसे समझ में आ जाएगा कि ठीक है अब कोई गलती नहीं होगी। मान लो कि वो 1000 से 1500 जो हुआ था वो बुलिश मार्केट थी, तो क्रैश आएगा तो फिर उसको पता चल जाएगा। 10,000 से मान लो 5000 है, डर जाओ, समझ जाओ कि भाई अब 5000 से ही काम करो, नहीं बढ़ाना है। फिर 5000 से बढ़ाते बढ़ाते अगर आप पहुँचे थोड़ा 20,000 तक पहुँचे, तो आपने समझ लिया कि अब 5000 से जो 20,000 बना सकता है वो असली में कुछ कर सकता है। वहाँ पर आप कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो तो कैपिटल बढ़ा लो, 1 लाख तक कर लो, 2 लाख तक कर लो। 2 लाख करने का मतलब हर महीने आप 20,000 कमा सकते हो। मतलब 10% अगर हम उसका एक रिटर्न माने कि अगर आप 5000 से लेकर के 20,000 तक ले जा सकते हो, ये भी मान लो कि थोड़ा अगर हाइपोथेटिकल लग रहा हो, 5000 से 7,000, 8,000, 10,000 तक वापस आप ले जा पाए, आपको समझ में आ गया कि हाँ मैं अब केपेबल हो गया हूँ, वहाँ पे आप कैपिटल को और थोड़ा बढ़ा लो। मतलब चीज़ें करो फेजेज में। तो एक तो आपका कैपिटल आपको खुद बढ़ाना पता चला, दूसरा आप ऐसे टॉपअप करो। फिर 2 लाख के बाद कुछ मत करो। अब आप में अगर दम होगी तो वो आप 2 लाख का 20 लाख भी बना लोगे, 50 लाख भी बना लोगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू में नुकसान करेंगे, 10 लाख लेके आएंगे, नुकसान कर देंगे। फिर वो कहेंगे कि यार अब मैं मार्केट से, मतलब 10 लाख का 2 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, अब वो कहते हैं कि मेरा 10 लाख वापस हो जाए तब मैं मार्केट से एग्जिट करूंगा। एग्जिट करना ही क्यों जब तुम वापस 10 लाख बना सकते हो, तो करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए कोई भी पर्सन जो है मार्केट में, वो मैं बार बार यही बोलूंगा कि वो आप इंश्योरेंस प्रीमियम मान लो उस 1000 रुपये को, या जो भी छोटा अमाउंट कह रहा हूँ, उसको वैसे ही खर्च करते करते फिर अल्टीमेटली जब ये बढ़ना चालू होगा तो इसको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए अब क्यों बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ही क्यों, उसका भी रीज़न है। छोटा सा जर्क भी आएगा लेकिन बढ़ेगा ही क्यों, उसका रीज़न आएगा मेंटल टफनेस की वजह से, कि मेंटली आप इतना टफ हो पाए ना कि आप 1000 रुपये से काम कर पाए लगातार। आप 1000 रुपये से, आपने ये नहीं सोचा कि अरे मेरा अभी लाखों हो जाए, आपने ये सोचा कि ठीक है यार मेरा ये बच जाए। शुरू में ही छोटा सा पौधा होता है, उसको शुरू में ही बचाना होता है। वो हमने अगर बचा लिया, बाड़ लगा के बचा लिया, भेड़ बकरी से बचा लिया, सही टाइम पे पानी दिया, तो वो अब पेड़ तो बनना ही है। एक उसने हाइट पकड़ ली और वो बढ़ करके प्रूव कर चुका है कि अब मैं बचूंगा, मैं इतना मोटा उसका तना भी हो चुका है, अब वो बड़ा पेड़ बनेगा ही बनेगा। बस हमने उसकी रक्षा यहाँ तक कर दी, अब ना उसको गाय बकरी भैंस कोई नहीं खाने वाला, बस इतना हमको करना है। वो कैपिटल आप बचा ले गए। प्रॉब्लम ट्रेडर के साथ में ये कि वो ये सोचता है अरे नुकसान होगा तो कितना ही होगा, और नुकसान करने के लिए रेडी लगातार। इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने नुकसान होने नहीं दिया। नुकसान हुआ भी तो एक उसका ट्रैप लगा दिया कि भाई इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। आप ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कैपिटल पे स्टॉप लॉस लगा दिया और फिर आगे बढ़ाओ उसको। अब इसमें टाइम लग जाए, 1 साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, 2 साल लग जाए, अगर 2 साल लग रहा है तो भाई अभी आप केपेबल नहीं हो, उसको बढ़ाओ, मतलब टाइम लगाओ और फिर बाद में बढ़ेगा अपने तरीके से। जैसा आपने कहा ना स्टॉप करने के लिए, इसमें एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा मार्केट में पैसा लगा रखा है और उसने एक टाइम में 2 साल 3 साल बाद एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो कब उसे वहाँ से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए मार्केट से, कि जिससे उसको लॉस भी ना हो और वो अच्छा प्रॉफिट निकाल सके? कब सही टाइम ऐसा आता है कि हाँ अब हमें मार्केट से निकलना है?
देखिए, अब एग्जिट दो तरीकों से हो सकता है। पहला तो मैं ये बताऊंगा, दूसरा मैं इसी में एक और चीज़ बताऊंगा। देखिए, हर एक स्टॉक में वही कहानी नहीं है। जैसे कुछ हैं इंडस्ट्री सिक्लिकल, जैसे मेटल्स की है, अच्छा। तो उसमें क्या होता है, 4-4 5-5 साइड में साइकिल बनी हुई है। एक बार मतलब साइकिल का मतलब ऐसे राउंडेड बना, एक बार बॉटम, फिर ऊपर गया, फिर वापस ऐसे आया। तो अब ऐसी कंडीशन में कहाँ पे बुक करना होगा? टॉप मोस्ट पे करना होगा। लेकिन ये फंडामेंटल आपको पता हो, ये फिनोमिनन पता हो कि भैया ऐसा इस स्टॉक में, इस सेक्टर में होता है, तभी आप कर पाओगे, वरना कर ही नहीं पाओगे। तो पहली तो ये चीज़। अब दूसरी चीज़, टारगेट की मैंने जैसे बात करी, या एग्जिट की बात करी। एग्जिट दो प्रकारों से हो सकता है। अच्छा। एक है कि भाई आपको टारगेट पहले से पता है, तो टारगेट पे आपने कहा सेल, तो सेल हो गया, ये एक एग्जिट हुआ। दूसरा कि भाई आपको पता है टाइम के बेसिस पे कि भाई आज तक आ जाएगा टारगेट, वरना इसके बाद में इसमें रुकना खतरे से खाली नहीं है। मतलब कि हमारा पर्सन जो घर से बाहर गया है 10 बजे तक आ जाएगा, 10 बजे तक अगर नहीं आया है तो हमको ढूंढना चालू कर देना उसको। तो वो चीज़ कि भाई हमारा एग्जिट प्लान होना चाहिए पहले से। अब वो तीसरा एग्जिट हो सकता है स्टॉप लॉस, की भाई प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है, या आप ट्रेल कर रहे हो उसको भागते हुए में, तो आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा, आप ज़्यादा गिर गया, प्रॉफिट में था, निकल गए हम। तो 3 तरीके हो सकते हैं ऐसे एग्जिट करने के। फिर जो मैंने आपको बताई सिक्लिकल इंडस्ट्री, अब सिक्लिकल अगर आप सेल को देखोगे जाके, आज भी आपको दिखेगा ऐसे कर करके बॉटम से बॉटम बना रहा है, बीच में राइज करता है। अब अगर आपने राइज का टाइम देख लिया कि भाई बढ़ता है, तो मान लो 6 महीना बढ़ता है, 6 महीने में जितना भी बढ़ा आपने प्रॉफिट बुक किया, और आपने ये भी देख लिया कि पास्ट में बढ़ता है तो 40-50% बढ़ता है, वो आपने 6 महीने में बुक किया, 40-50% एग्जिट हो गया। उसके ऊपर और बढ़ गया तो कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक ढूंढ लेंगे। तो ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। सारा फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल नहीं, ये तो टेक्निकल हो गया। अच्छा। फंडामेंटल तो ये है कि भाई सेल है, गवर्नमेंट की कंपनी, तो फंडामेंटली तो ठीक ही है, चलो मतलब उतनी अच्छी फिर भी नहीं है, मगर ठीक है, माने ले रहे हैं। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे एशियन पेंट्स, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक है, जैसे ट्रेंट है, ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं, ये भागते ही जा रहे हैं, ये हायर हाई हायर लो बना रहे हैं। अब हायर हाई हायर लो अगर मैं बताऊं, तो अगर नया हाई बना और वो पिछले हाई से अगर ऊपर है तो वो हायर हाई कहलाएगा। और अगर पिछले हाई से नीचे लो हाई बना है, पिछले हाई से नीचा हाई बना है, तो वो लोअर हाई कहलाएगा। तो स्टॉक वही पकड़ने चाहिए जिसमें हायर हाई बना है। मतलब जो इंसान हर जीवन के पग पे हमेशा प्रगति करता जा रहा है, पहले कॉलेज में था तो टॉपर था, स्कूल में था तो टॉपर था, आज जॉब में गया तो वहाँ पे आउट परफॉर्मर बना हुआ है, कल को अपना बिजनेस चालू कर रहा है तो वहाँ पे भी अच्छा कर रहा है। तो ये इस तरीके का नया नया हाई बन रहा है। अब आज अगर वो बिजनेस कर रहा है और नया अच्छा कर रहा है, हर तरीके से कंपनी ग्रो कर ली सब कुछ, तो अब ये भी पता है ये कंपनियां 5 भी बनने वाली हैं। अब अदानी ग्रुप को देख लो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लो, तो ऐसे कर करके नई कंपनियां भी बनेंगी। भाई एक कंपनी में सीमित नहीं रहने वाला। तो इसी तरीके से स्टॉक में नया हाई बनता जा रहा है। जिस कंपनी के प्रमोटर को, ओनर को प्रॉफिट बनाना आता है, वो उस प्रॉफिट को फिर आगे बढ़ाने का भी तरीका जानता है। और अगर वो बढ़ाने का तरीका जानता है, पास्ट में उसने किया है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि भाई ये स्टॉक आगे बढ़ने वाला है। तो हमें एक तो देखिए रिजल्ट से पता चल जाता है, वो हमें कुछ नहीं करना रिजल्ट से। पी रेशियो जो है सर्च करना, आपने फंडामेंटल एक वेबसाइट खुल गई, पिछले 5 साल की आप सेल देख लो, पिछले 5 साल का प्रॉफिट देख लो, हर स्टॉक हर बार जो है कितना ईपीएस अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो कितना इन जनरल रहा है, उसके बेसिस पे आप बड़े आराम से जान सकते हो। अब देखिए ये हम केवल प्रॉफिट को देखने के लिए या सेल्स को देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में प्रमोटर के दिमाग को पढ़ रहे हैं कि भाई उसके अंदर कैपेबिलिटी है ना बढ़ाने की, हम उसके बेसिस पे काम करेंगे। अगर आज तक बढ़ाता आया तो आगे भी बढ़ाएगा, ऐसा नहीं कोई स्टॉक। अब देखिए यहीं पे ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी, पूरी जनता को बता रहा हूं जो भी ये पॉडकास्ट देख रही है, उनको लगता है कि यार 100 रुपए का शेयर 500 रुपए का हो गया, अरे भाई अब क्या बढ़ेगा। ये 500 रुपए का 50,000 हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है प्रॉफिट कैसे बनाना है, और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जहां वो प्रॉफिट बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो शेयर होल्डर में ही, तो स्टॉक की वैल्यू तो बढ़नी है। आप देखो आज एमआरएफ कितने का है, 1 लाख समथिंग, 1,30,000 या 1,70,000 तक शायद पहुंच चुका है। या बर्कशायर हैथावे, वॉरेन बफेट की कंपनी है, वो मेरे को नहीं याद है कि 1 मिलियन का शेयर है कि कितने का, 2 लाख समथिंग डॉलर का है, कितने का मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा है कि एक नॉर्मल आदमी उसको बाय तक नहीं कर सकता। तो इस तरीके का अगर प्रॉफिट बना सकती है कंपनी और बनाती रह सकती है लगातार, तो इससे बड़ा तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता। और ये हमें पकड़ में आ सकता है प्रमोटर की थिंकिंग से। प्रमोटर की थिंकिंग, आप उसके स्टेटमेंट वगैरह पढ़ो, देखो, चारों तरफ फॉलो करना चालू कर दो, एक ऐसा तरीका। लेकिन कंपनियां तो 50 हैं, तो अब हम सबको तो पकड़ नहीं सकते। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आप प्रॉफिट को देखना चालू कर दो। उसमें भी आप आरओई देख लो, कम से कम 30% तो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 30% तो कम से कम है। और प्रॉफिट हम मतलब अगर पिछले 5 साल में देखें बढ़ाओ, मतलब डबल हुआ हो, या नेट प्रॉफिट अगर हम देख रहे हैं तो ये 5 साल में डबल हुआ हो, सेल्स देख रहे हैं तो 5 साल में डबल हुई। इस तरीके से हम प्रमोटर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, और फिर जिसने 5 साल में किया वो अगले 15 साल 20 साल भी रखने की क्षमता रखता है। इसमें जैसे अभी आपने स्टॉक्स की बात करी ना, एक मैं शेयर की बात करता हूँ, IRFC। जब वो शुरू हुआ तो लास्ट ईयर की बात करते हैं, 30 रुपये के आसपास वो शेयर था, वो लगातार गिर रहा था, फिर एकदम से उसने हाइक पकड़ना शुरू किया।
उसने 200 भी क्रॉस किया, आज उस शेयर की वैल्यू 153 160 अभी ये वैल्यू उसकी चल रही है। तो रेलवे का जो ये शेयर था IRFC, ये एकदम से इतना ऊपर गया फिर एकदम गिरा, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक क्या है? देखिए, मैं अब इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल हो सकता है मेरे को एक्चुअल में मैंने रेलवे के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको फंडामेंटल और कुछ चीज़ों को कनेक्ट करके बता सकता हूँ। उस टाइम पे IRCTC और ये सब भी बहुत भागे हुए थे, और इन जनरल बजट वगैरह आता है तो रेलवे को अच्छा खासा बजट एलोकेट होता है। लेकिन इस बार मैंने बजट के टाइम पे देखा था कि पहले से ही ये 6-6 महीने से पहले से भागे हुए थे ये स्टॉक्स। तो जब 6-6 महीने पहले से भागे हुए हैं और जिस स्टॉक में रेलवे IR लगा हुआ है तो वो तो भागा ही भागा, चाहे फाइनेंस करता हो चाहे जो करता हो। तो अल्टीमेटली वहां पे वो उस चीज को बेट कर रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट रेलवे भी है कि रोड बनेगी, साथ में रेलवे की लाइन भी और बिछने की बातें चल रही हैं, और एक से एक ट्रेनें, तेज स्पीड वाली ट्रेनें, तो उन्हें पता है कि भाई इसमें विकास तो होना ही है और इससे रिलेटेड जितनी भी है। अब कभी कभी क्या होता है ना, आप एक एग्जांपल बताते हैं, कभी कभी हम क्या होता है ना एकदम फोबिया में एकदम सोचते नहीं, जैसे चस्के वाली बात या कुछ, तो एकदम पता चला कि महंगे में खरीदते चले जा रहे हैं, जिसको उतनी वैल्यू नहीं देनी उसको वैल्यू पता चला देते चले जा रहे हैं। मान लो कि कोई पर्सन है, उसको उतनी वैल्यू मान लो नहीं देनी है और उसको, जैसे एक मूवी थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, तो उसमें ऋतिक रोशन आता है, वो सोचते हैं कि वो करोड़पति कंपनी का मालिक है, उसको इतनी वैल्यू देते हैं और फिर बाद में पता चलता है वो मालिक नहीं, अभिषेक बच्चन है, तो उसके बाद में उसके भाव गिरा देते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई है कि वहाँ पे अल्टीमेटली उन्हें रियलाइज हो, नहीं यार ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गई, तो गिरा दिया। ऐसे ही इन्फोसिस वगैरह में 2001 में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन 100 की PE पे पहुँच गए, समझ में आ रहे नहीं यार 100 साल में जा करके ये 100 की PE रिकवर हो पाएगी, गिरा दिया, वापस आ गए नीचे। तो वो चीज़ जहाँ रियलाइज होगी, और महंगे जो बड़े लोग हैं उन्हें पता है कि यार ये महंगी है, इसको नहीं लेना है, तो वो ले तो वैसे ही नहीं रहे और शॉर्ट उल्टा करे दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली रिटेल ट्रेडर फंसा हुआ है या जैसा भी है, उसे फिर अब ले करके बैठा है तो लेके, मगर हाँ कंपनी को अगर प्रॉफिट करना है, फंडामेंटली अच्छी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रेलवे से जैसा भी है, जो फोबिया या जो भी उनको लग रहा है तो वो बढ़ेगी। अगर सबको लग रहा है भाई 153 पे भी रुकी है तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले 30 की थी, तो 5 गुना तो फिर भी है, तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है सबको कि बढ़ने का चांस है। सर अगर मैं आपसे टिप्स की बात करूं, जो नया बंदा मार्केट में एंट्री कर रहा है उसके लिए आप कौन से ऐसे 3 टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो प्रॉफिट ले सके? प्रॉफिट लेने के लिए मार्केट में जो एंटर कर रहा है, सीधी सी बात, साइकिल्स को स्टडी करना आप चालू करो। ये साइकिल्स कुछ नहीं है, नेचर का लॉ है। आप देखो कोई भी वाइब्रेशन जो है वो ऐसे ही ऐसे चल रही है, सांप जो है वो ऐसे ही ऐसे चल रहा है। विष्णु जी ने शयन की, उनकी जो शैया है वो शेष नाग के नीचे बैठे हुए हैं, वासुकी हैं कि जौन से वाले भी हैं, नाग के नीचे हैं। एक शिव जी हैं, वो भी सांप लपेटे हुए हैं। गणेश जी भी पेट में सांप लपेटे हुए हैं। वो बार बार हमें इंडिकेशन दे रहे हैं यही है जो एक्चुअल में वेव। वाटर देख लो, चाहे जो भी देख लो, अणु देख लो, परमाणु देख लो, हर जगह पे वेव है, और वो वेव ही हमें बता रही है कि भाई लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज बोगे कल काटोगे, आज बोगे कल काटोगे। वही चीज को आपको यूटिलाइज करना है। जूते का बिजनेस सर्दियों में बूम कर सकता है, तो आपको पता है भाई, मैंने वही बात बोली थी कि बिगिनर को अभी मैं बता दूंगा, वो बिगिनर से एक्सपर्ट हो जाएगा, पास्ट का एक्सपीरियंस उसको यूज करना अपना। तो वही जो मैंने बात कही कि इनको ऑब्जर्वेशन आप चालू करो। या वरुण बेवरेजेस, मेरे को याद है एक भाई साहब हैं भानु जी, उनके साथ बैठा था, उन्होंने कभी इंटर्नशिप करी थी वरुण बेवरेजेस में, और उनको ये समझ में आ गया कि कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, जाकर के समर्स में बढ़ेगा। अब ये चीज़ अगर आप लोगों को पता है, वरुण बेवरेजेस को देख लो क्या बढ़ता है गर्मियों के टाइम पे, आप जाकर के चेक कर लो। या रिलायंस का स्टॉक है, मई 10 से लेकर के जुलाई के मिड तक भागता है। या कहीं पे ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं मार्केट के अंदर, देखो जाके सितंबर में अगर मारुति भागता है, ऐसे ही थोड़ी ना भागता है, वो कुछ दिवाली के टाइम पे उनके प्री ऑर्डर्स बुक हो चुके होते हैं या अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं, इस वजह से भागता है। तो वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। और अब मैं अगर आपको बताऊं, क्या आप उससे अछूते हो? आपने जिंदगी भर वही सब साइकिल्स जी हैं, जाकर के उनको चेक करो। तो इसका मतलब ये कि आप बिगिनर नहीं हो, आप पैसा मार्केट से कमा सकते हो। बस इस पे अब आपको फोकस ये करना है कि आप उसको पेशेंटली ऑब्जर्व करना चालू करो। ऑब्जर्वेशन जहां आ गई, आपको पेशेंस आ जाएगा कि कोई सब्जी हो गई, कोई अन्न हो गया, सब के सब टाइम लेते हैं, ये भी टाइम लेगी, लेकिन आपको रिवॉर्ड करेगी अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया, समझ लिया। सर मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि जो इन्वेस्टर है, हर किसी का एक रिटायरमेंट टाइप होता है। आपने अपना रिटायरमेंट टाइम क्या सोचा है कि इन्वेस्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि मुझे कब तक इन्वेस्ट करना है? चाहे वो SIP की मैं बात करूं, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करूं, कि इस टाइम पे अगर मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। क्या प्लान है आपका? देखिए, मैंने सच बात बताऊं, इस तरीके से मैं थोड़े से कुछ और एग्जांपल यहाँ पे डालूंगा। जैसे मैंने बच्चों के लिए ये सोचा है कि मैं बच्चों को कुछ वैसा दे के नहीं जाऊँगा,
जिससे कि वो बिगड़ जाएं। अच्छा। क्योंकि ये जो बातें होती हैं ना कि ऐसा कमा लिया कि 7 पुश्तें खा रही हैं, बिल्कुल गलत सोच है। हम अपने बच्चों को ही खराब कर देंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जैकी चेन का। उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ दान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे में दम होगा तो वो खुद कमा लेगा, अपनी डेस्टिनी खुद बनाएगा। यही सोच मेरे अंदर भी है। मैंने बिरला जी का या किसी का लेटर एक बार मेरे सामने व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया था, वो एक्चुअल में है कि नहीं, मगर थॉट एकदम प्योर थी, सही बात थी। उन्होंने कहा ये पैसा हमने कमाया है लोगों से, ये पैसा अपनी जो आगे की पुश्तें हैं उनके हाथ में, गलत पुश्तों के हाथ में मत जाने देना। ये पैसा वापस पब्लिक में किसी तरीके से ट्रस्ट के फॉर्म में या किसी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन इनके हाथ नहीं जाने देना। तो वो चीज़ को मैं अगर देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को मैं सेटल कर दूँ और सब नॉर्मल, भगवान की दया से घर पहले से है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो मेरे को कहीं ऐसा फील नहीं हुआ। मेरे को एक कॉर्पस बनाना है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपना जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट उसको खूब बड़ा कर दूं। शायद मैं कंपनीज को भी एक्वायर करना चाहता हूं, लेकिन मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय करता हूं। तो मैं शायद 70, 80, 90 जब तक जीऊंगा मैं तब तक ये काम करता रहूंगा। तो मैं रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचता। लेकिन हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं मेडिटेशन वगैरह करने के लिए जाना चाहूँ, तो वहाँ पे वो अनप्लान्ड होगा। सोचा है कई बार, तो बच्चे उस लायक हो जाएंगे, जब स्टेबल हो जाएंगे तो वहाँ पे वो भी कर दूंगा, लेकिन वो प्लान्ड नहीं है। थैंक यू सर, रुचिर सर। मतलब जिस तरह से आपने आज पूरा शेयर मार्केट को लेकर समझाया है ना, अभी तो मतलब शेयर मार्केट ना लोगों बस माइंड में ये रहता है, बस पैसा लगाना, पैसा डबल करना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद सच में लोग जो देखेंगे, सुन रहे हैं, उनके जो भी मिथ्स होंगे वो क्लियर होंगे और जो लॉस कर रहे थे उससे वो बच पाएंगे। थैंक्स फॉर कमिंग सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अंशिका। तो रुचिर सर के साथ ये जो पॉडकास्ट रहा, इसमें हमने शेयर मार्केट को लेकर बहुत सारी बातें करी, जो भी मिथ्स थे वो भी हमने क्लियर कर दिए हैं। कैसे आपको अपने पैसों को डबल करना है, कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं, ये पॉडकास्ट आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना था, क्योंकि यहाँ पर सर ने जो भी सवाल थे वो क्लियर एकदम कर दिए कि आपको पैसा डुबाना नहीं है, अपने पैसे को डबल करना कैसे, वो आपको टिप्स यहाँ पर मिल चुके हैं। तो पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सवाल तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।